हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर 8 शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 7 हिस्ट्री का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा। अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लीजिएगा, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लीजिएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आप वहां से इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपके कंसेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 8, 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस। 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। If you look at maps 1 and 2 closely, you will see something significant happening in the subcontinent during the first half of the 18th century. यदि आप मानचित्र 1 और 2 को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। देखिए, इस मैप में स्टेट फॉर्मेशंस इन द 18th सेंचुरी के बारे में बताया गया है। 18वीं शताब्दी में नए राज्यों का गठन। ये रहे आपके मराठास, यहां पे हैं आपके सिख, और ये रहे आपके जाट। देखिए, इस मैप में मराठास के मूवमेंट को भी दिखाया गया है। मराठास हैदराबाद क्षेत्र की तरफ गए। मराठास का मूवमेंट ईस्टर्न साइड में भी हुआ था। उनका मूवमेंट जयपुर, ग्वालियर और यूपी साइड में भी हुआ था। और ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये आपके मुगल एम्पायर का एक्सटर्नल बाउंड्री है, बाहरी सीमा है। The boundaries of the Mughal Empire were reshaped by the emergence of a number of independent kingdoms. देखिए, जब इंडिपेंडेंट किंगडम्स मतलब कि स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, तो मुगल एम्पायर का जो बाउंड्री था वो रीशेप होने लगा, शिफ्ट होने लगा। कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाओं को नया आकार दिया गया। By 1765, notice how another power, the British, had successfully grabbed major chunks of territory in eastern India. आप ये भी देखें कि 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। देखिए, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है, और बैटल ऑफ बक्सर के बाद सिर्फ बंगाल पर ही नहीं बल्कि अवध क्षेत्र पर भी ब्रिटिशर्स का नियंत्रण स्थापित हुआ था। और 1765 में ब्रिटिश कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त हो गई थी। इसका मतलब यह था कि बंगाल से प्राप्त रकम से ब्रिटिश कंपनी भारतीय वस्तुओं को खरीद सकती थी और अपनी सैन्य क्षमता भी बढ़ा सकती थी। देखिए, इस चीज को हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में डिटेल में समझेंगे। अभी मैप को देखते हैं। ये रहा आपका बंगाल वाला रीजन। यहाँ पे ब्रिटिश का कंट्रोल स्थापित हो गया था, और बैटल ऑफ बक्सर के बाद अवध क्षेत्र पर भी ब्रिटिशर्स का नियंत्रण स्थापित हो गया था। ये रहा आपका नॉर्दर्न सरकार वाला क्षेत्र, यहां पर भी ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था। हम लोगों ने दोनों मैप्स को अच्छे से समझ लिया है, अब आगे चलते हैं। Political conditions in 18th century India changed quite dramatically and within a relatively short span of time. देखिए, 18th सेंचुरी वो टाइम पीरियड है जहां बहुत तेजी से पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे। इस चीज को हम लोग आगे स्लाइड्स में पढ़ेंगे। 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समयांतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलनी शुरू हो गई थी। In this chapter, we will read about the emergence of new political groups in the subcontinent during the first half of the 18th century, roughly from 1707 when Aurangzeb died till the Third Battle of Panipat in 1761. इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, मोटे तौर पर 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी,
से 1761 तक, जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, के दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई नई राजनीतिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हुआ और ये मराठास और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द क्राइसिस ऑफ द एम्पायर एंड द लेटर मुगल्स। मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति। Mughal Empire reached the height of its success and started facing a variety of crises towards the closing years of the 17th century. देखिए, हम लोगों ने चैप्टर 4 में मुगल्स के बारे में डिटेल में पढ़ा था और देखा था कि कैसे इस साम्राज्य का विस्तार हुआ और ये साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पे पहुंचा। फिर 17th सेंचुरी खत्म होते होते कैसे वैरायटीज ऑफ क्राइसिस, विभिन्न प्रकार के संकट इस साम्राज्य को झेलने पड़े। मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा था और फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे थे। दीज वेयर कॉज्ड बाय ए नंबर ऑफ फैक्टर्स। ऐसा अनेक कारणों से हुआ। एम्परर औरंगजेब had depleted the military and financial resources of his empire by fighting a long war in the डेक्कन। देखिए, औरंगजेब डेक्कन के राज्यों के साथ युद्ध लड़े जा रहा था और ये युद्ध काफी लंबे चले थे और इस चक्कर में उसने मिलिट्री रिसोर्सेस और फाइनेंशियल रिसोर्सेस, मतलब कि सैन्य संसाधन और वित्तीय संसाधनों को लगभग खत्म कर दिया था, डिप्लीट कर दिया था। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। अंडर हिज सक्सेसर्स द एफिशिएंसी ऑफ द इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रोक डाउन। देखिए, औरंगजेब के जो सक्सेसर, जो उत्तराधिकारी थे, वे सक्षम नहीं थे। उनके शासनकाल में कोर्ट पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हो गई थी और इस वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन था, साम्राज्य का प्रशासनिक व्यवस्था थी, वो चौपट हो गई। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी। इट बिकेम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट फॉर द लेटर मुगल एम्परर्स टू कीप अ चेक ऑन देयर पावरफुल मनसबदार्स। देखिए, जो बाद के शासक आए उनके द्वारा पावरफुल, शक्तिशाली मनसबदारों पर नियंत्रण रखना बहुत मुश्किल हो गया। देखिए, मैंने मनसबदारी को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है चैप्टर 4 में। आप लेक्चर 4 को देख सकते हैं, इससे आपको मनसबदारी का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। Nobles appointed as governors, subedars, often controlled the offices of revenue and military administration, दीवानी एंड फौजदारी एज वेल। देखिए, जो नोबल्स होते थे उनको एक प्रांत का, एक प्रोविंस का, जिसको सूबा कहा जाता था, वहां का सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता था। सूबेदार मतलब होता है उस प्रोविंस का, उस सूबा का गवर्नर। और इन सूबेदारों के पास सिविल और मिलिट्री पावर थी। सिविल पावर में इनके पास रेवेन्यू कलेक्ट करने की शक्ति थी, मतलब राजस्व इकट्ठा करने की शक्ति, जिसे दीवानी कहा गया है। और इनके पास मिलिट्री पावर भी थी, जिसको फौजदारी कहा गया है, जिसमें ये सैन्य प्रशासन, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के कार्यालय पे नियंत्रण रखते थे। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन, दीवानी एवं फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। दिस गेव देम एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर्स ओवर वास्ट रीजन्स ऑफ द मुगल एम्पायर। देखिए, दीवानी और फौजदारी मतलब रेवेन्यू और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल रखने की पावर की वजह से मुगल साम्राज्य के एक बड़े क्षेत्र में इन सूबेदारों को पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर्स, मतलब कि राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां मिल गई। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां मिल गई। As the governors consolidated their control over their provinces, the periodic remission of revenue to the capital declined। देखिए, जैसे जैसे ये गवर्नर्स मतलब सूबेदार अपने अपने प्रोविंसेस में पावरफुल होते जाएंगे, इनका प्रोविंसेस पे कंट्रोल भी बढ़ता जाएगा और फिर वे राजस्व का जो हिस्सा सेंट्रल अथॉरिटी मतलब कि मुगल साम्राज्य में भेजा करते थे, उसे अब वे धीरे धीरे कम कर देंगे, ज्यादा हिस्सा अब अपने पास रखने लग जाएंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो शासक मुगल एम्पायर में है, अब वो सक्षम नहीं है।
और ये गवर्नर्स इतने पावरफुल हो गए हैं कि इन पर नियंत्रण रख पाना अब शासकों के लिए मुश्किल हो रहा है। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई। Peasant and zamindari rebellions in many parts of northern and western India added to these problems. देखिए, राजस्व मतलब कि जो टैक्स था वो बढ़ता ही जा रहा था। जागीरदार जितना राजस्व वसूल सकते थे उतना वसूलने की कोशिश करते थे। इसका भार किसान पे आता था, तो इस वजह से नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया में बहुत सारे रिबेलियन, कृषक आंदोलन देखे गए हैं, और ये भी वन ऑफ द प्रॉब्लम्स थी मुगल एम्पायर के रूलर्स के सामने। उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोह और कृषक आंदोलनों ने इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। These revolts were sometimes caused by the pressure of mounting taxes. कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए थे। यही चीज मैं आपको पिछले पॉइंट में समझाया था। At other times, there were attempts by powerful chieftains to consolidate their own position. देखिए, कभी कभी जो लोकल chieftains होते थे, स्थानीय सरदार होते थे, वे विद्रोह कर देते थे और स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे ताकि उस क्षेत्र पे उनका शासन कायम हो सके। कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिशें थी। मुगल ऑथोरिटी हैड बीन चैलेंज्ड बाय रिबेलियस ग्रुप्स इन द पास्ट एज वेल। देखिए, मुगल ऑथोरिटी को इन रिबेलियस ग्रुप्स का सामना पहले भी करना पड़ा था, अकबर, जहांगीर, शाहजहां के टाइम पे। लेकिन तब एम्पायर इतना पावरफुल था कि इन रिबेलियन ग्रुप्स को, विद्रोही समूहों को, वे दबा देते थे। अतीत में भी विद्रोही समूहों ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, but these groups were now able to seize the economic resources of the region to consolidate their positions. देखिए, अब जब मुगल एम्पायर कमजोर हुआ, शासकों की स्थिति कमजोर हुई, तो ये जो ग्रुप्स थे वे अपने क्षेत्रों के संसाधनों पर, रिसोर्सेस पर कब्जा जमा सके, और ऐसा करके इन ग्रुप्स की स्थिति मजबूत हुई और वे मुगल एम्पायर के लिए चुनौती बने। परंतु अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। The Mughal emperors, after Aurangzeb, were unable to arrest the gradual shifting of political and economic authority into the hands of provincial governors, local chieftains and other groups. देखिए, ये जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे, लोकल चीफ्टेन्स मतलब स्थानीय सरदार थे, और जो रिबेलियस ग्रुप्स थे, विद्रोही समूह थे, उनके पास जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑथोरिटी धीरे धीरे ट्रांसफर हो रही थी, इसे रोक पाना औरंगजेब के बाद के शासकों के लिए बहुत मुश्किल साबित हुआ, और वे इसे रोक नहीं सके, क्योंकि औरंगजेब के बाद के शासकों के टाइम पे कोर्ट पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और शासकों का इन सब चीजों पर ध्यान नहीं था। जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों व अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक न सके। In the midst of this economic and political crisis, the ruler of Iran, Nadir Shah, sacked and plundered the city of Delhi in 1739 and took away immense amounts of wealth. देखिए, ये इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस तो चल ही रही थी, मगर उसी के बीच ईरान के शासक नादिर शाह का अटैक दिल्ली पर 1739 में होता है और उसने यहां बहुत लूटपाट मचाई। इस आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूटकर वो बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। दिस इन्वेजन वॉज फॉलोड बाई ए सीरीज ऑफ प्लंडरिंग रेड्स बाई द अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली, who invaded North India 5 times between 1748 and 1761। देखिए, बाहरी आक्रमणकारियों में सिर्फ नादिर शाह ही नहीं था, उसके बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली भी आया और 1748 से 1761 के बीच 5 बार नॉर्थ इंडिया पे हमला किया और लूटपाट मचाई। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा। उसने तो 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। Already under severe pressure from all sides, the empire was further weakened by competition amongst different groups of nobles।
देखिए, मुगल एम्पायर बहुत प्रेशर में था इन प्रॉब्लम्स की वजह से। बट मुगल एम्पायर जो और वीक हुआ, उसका एक कारण था कि मुगल एम्पायर में जो नोबल्स थे, अभिजात थे, उन्होंने अपने ग्रुप्स बना लिए और आपस में कंपटीशन करने लगे कि जो रूलर है वो किस ग्रुप की बात ज्यादा सुनता है, किस ग्रुप को ज्यादा मानता है। और इस चक्कर में ये लोग रूलर्स को मैनिपुलेट करने लगे। साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंदिता ने उसे और भी कमजोर बना डाला। They were divided into two major groups or factions, the Iranis and Turanis, nobles of Turkish descent. ये अभिजात दो बड़े गुटों में बटे हुए थे, ईरानी और तुरानी। तुरानी जो थे वो तुर्क मूल के थे। For a long time, the later Mughal emperors were puppets in the hand of either one or the other of these two powerful groups. देखिए, ये ग्रुप्स बहुत पावरफुल हो गए थे और जो मुगल एम्परर थे वो इनके पपेट्स बन गए, मतलब कठपुतली बन गए। अब ये ग्रुप्स जैसा बोलते मुगल एम्परर वैसा ही करते। काफी समय तक परवर्ती मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूहों के हाथों की कठपुतली बने रहे। The worst possible humiliation came when two Mughal emperors, Farooq Siyar and Alamgir II, were assassinated, and two others, Ahmad Shah and Shah Alam II, were blinded by their nobles. देखिए, फारूक सियार की हत्या सैयद ब्रदर्स ने की और आलमगीर टू को उसके नोबल इमाद उल मुल्क ने मरवा दिया। फिर अहमद शाह और शाह आलम टू को उसके नोबल्स ने अंधा कर दिया। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब दो मुगल बादशाहों फारूक सियार और आलमगीर द्वितीय की हत्या हो गई और दो अन्य बादशाहों अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। With the decline in the authority of the Mughal emperors, the governors of large provinces, subedars, and the great zamindars consolidated their authority in different parts of the subcontinent, such as Awadh, Bengal, and Hyderabad. देखिए, जैसे जैसे मुगल एम्परर की ऑथोरिटी डिक्लाइन हुई, वैसे वैसे जो सूबेदार थे, जमींदार थे, वे उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में खुद को कंसोलिडेट करके अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे और धीरे धीरे मुगल एम्पायर छोटे छोटे रीजनल स्टेट्स, क्षेत्रीय राज्यों में टूटने लगा, जैसे अवध, बंगाल और हैदराबाद। अगर हम लोग बंगाल की बात करते हैं तो मुर्शिद कुली खान बंगाल का नवाब बना। एक मुगल अमीर सादत खान के नेतृत्व में अवध एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक निजाम उल मुल्क असफ जाह था। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना ली, जैसे अवध, बंगाल और हैदराबाद। अब हम लोग पढ़ेंगे राजपूतों के बारे में। दी राजपूत्स। राजपूत। मेनी राजपूत किंग्स, particularly those belonging to Ambir and Jodhpur, had served under the Mughals with distinction. देखिए, बहुत सारे राजपूत शासक, पर्टिकुलरली अंबेर के और जोधपुर के शासक, मुगल एम्पायर में सर्व किए थे। मतलब इन्होंने मुगल के शासन को मान लिया था। बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबेर और जोधपुर के घराने, मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहे थे। In exchange, they were permitted to enjoy considerable autonomy in their वतन जागीर्स। देखिए, वतन जागीर का मतलब होता है अपना ही क्षेत्र, अपना ही वतन जागीर के रूप में मिलना। इसको समझते हैं। देखिए, जिन राजपूत शासकों ने मुगल के राज को, शासन को मान लिया था, उन्हें अपने क्षेत्र में कंसिडरेबल ऑटोनॉमी दी जाती थी। मतलब मान लीजिए, जोधपुर के शासक हैं, उन्होंने मुगल शासन को मान लिया, तो जोधपुर के शासक को जोधपुर वतन जागीर के रूप में सौंपा जाएगा। जोधपुर मुगल साम्राज्य के अधीनस्थ होगा और जोधपुर से जितना भी राजस्व, रेवेन्यू कलेक्ट होता है, उसका एक हिस्सा मुगल एम्पायर को जाएगा। बट मुगल एम्पायर जोधपुर के डेली के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। जोधपुर के शासक जोधपुर में इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए स्वतंत्र हैं। बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। In the 18th century, these rulers now attempted to extend their control over adjacent regions. देखिए, 18th सेंचुरी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद इन राजपूत शासकों की एम्बिशन बढ़ेगी और वे आसपास के क्षेत्रों पर नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर
अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारने शुरू किए। अजीत सिंह, द रूलर ऑफ जोधपुर, was also involved in the factional politics at the मुगल कोर्ट। जोधपुर के शासक अजीत सिंह भी मुगल कोर्ट की पॉलिटिक्स में एक्टिव थे। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने भी मुगल दरबार की गुटीय राजनीति में अपने पैर फंसा दिए। These influential Rajput families claimed the सूबेदारी of the rich provinces of गुजरात एंड मालवा। जितने भी इन्फ्लुएंशियल राजपूत फैमिलीज थे, प्रभावशाली राजपूत घराने थे, उन्होंने गुजरात और मालवा जैसे रिच प्रोविंसेस पे सूबेदारी क्लेम की। इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। राजा अजीत सिंह ऑफ जोधपुर held the governorship of Gujarat and सवाई राजा जय सिंह ऑफ अम्बेर was the governor of मालवा। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अम्बेर की सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। These offices were renewed by Emperor जहांदर शाह in 1713। देखिए 1713 में जहांदर शाह ने इनकी सूबेदारी को रिन्यू कर दिया। बादशाह जहांदर शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीनीकरण कर दिया। They also tried to extend their territories by seizing portions of imperial territories neighboring their वतन्स। देखिए इनके जो वतन जागीर थे उसके आसपास के क्षेत्रों पर भी नियंत्रण स्थापित करने का इन्होंने प्रयास किया। क्योंकि मुगल कोर्ट में पॉलिटिक्स चल रही थी तो ये शासक खुद को शक्तिशाली और स्वतंत्र बनाने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने अपने वतनों के पास पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की भी कोशिशें की। नागौर was conquered and annexed to the house of जोधपुर, while अंबेर seized large portions of बूंदी। जोधपुर के राजपूत फैमिली ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। ऐसे ही अंबेर ने बूंदी के लार्ज पोर्शंस पर कब्जा कर लिया। जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर अंबेर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। सवाई राजा जय सिंह founded his new capital at Jaipur and was given the सूबेदारी of Agra in 1722। सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई। मराठा campaigns into Rajasthan from the 1740s put severe pressure on these principalities and checked their further expansion। मराठास राजस्थान के इलाकों में कैंपेन्स करने शुरू किए 1740 के दशक से और इस वजह से जो राजपूत रूलर्स एक्सपेंशन कर रहे थे उनका एक्सपेंशन रुक गया। 1740 के दशक से राजस्थान में मराठों के अभियानों ने इन रजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया जिससे उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया। Many Rajput chieftains built a number of forts on hilltops which became the centers of power। देखिए बहुत सारे राजपूत सरदारों ने किले बनवाए और ये किले पावर सेंटर बने, मतलब सत्ता के केंद्र बने। कई राजपूत सरदारों ने पहाड़ियों की चोटियों पर किले बनाए जो सत्ता के केंद्र बने। विद एक्सटेंसिव फोर्टिफिकेशंस these majestic structures housed urban centers, palaces, temples, trading centers, water harvesting structures and other buildings। देखिए इन किलों के अंदर अर्बन सेंटर मतलब कि नगर होते थे, महलें होती थी, मंदिरें होते थे, ट्रेडिंग सेंटर मतलब कि व्यापारिक केंद्र होते थे जहां से व्यापार किया जाता था, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स भी होते थे। व्यापक किलेबंदी के साथ साथ इन भव्य संरचनाओं में नगर, महले, मंदिर, व्यापारिक केंद्र, जल संग्रहण संरचनाएं और अन्य इमारतें होती थी। The Chittorgarh fort contained many water bodies varying from talabs, ponds to kundis, wells, बावलीज, स्टेप वेल्स एक्सेट्रा। चित्तौड़गढ़ किले में तालाब, कुंडी, बावली जैसे कई जल निकाय थे। देखिए ये वाटर बॉडीज इसलिए बनाए जाते थे ताकि अंदर रहने वाले लोगों को पानी पीने की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि पानी बेसिक नीड है सर्वाइवल के लिए। Many Rajput rulers had accepted the suzerainty of the Mughals, but Mewar was the only Rajputi state which defied Mughal authority। बहुत सारे राजपूत शासकों ने मुगल्स के शासन को मान लिया था, लेकिन मेवाड़ एक ऐसा राजपूत राज्य था जिसने मुगल शासन को नहीं माना और मुगल्स को चुनौती भी दी। कई राजपूत शासकों ने मुगलों का अधिराजत्व स्वीकार किया था, लेकिन मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी।
Rana Pratap ascended the throne at Mewar in 1572 with Udaipur and large part of Mewar under his control. देखिए, श्री राणा प्रताप जी मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठे 1572 में और मेवाड़ और उदयपुर के क्षेत्र पर उनका नियंत्रण था। राणा प्रताप 1572 में उदयपुर तथा मेवाड़ के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजगद्दी पर आसीन हुए। A series of envoys were sent to the Rana to persuade him to accept Mughal suzerainty, but he stood his ground. देखिए, मुगल एनवॉयस भेजते थे, मतलब दूत भेजते थे राणा प्रताप जी के पास, ताकि वे मुगल रूल को एक्सेप्ट कर ले, लेकिन वे नहीं माने और अपने निर्णय पर टिके रहे। राणा के पास मुगल अधिराजत्व को स्वीकार करने के लिए कई दूतों को भेजा गया, लेकिन वे अपने निर्णय पर दृढ़ रहे। Savai Jai Singh, the ruler of Amber, constructed 5 astronomical observatories, one each in Delhi, Jaipur, Ujjain, Mathura and Varanasi. अंबेर के शासक सवाई जय सिंह जी ने 5 ऑब्जर्वेटरीज बनवाई, जिन्हें जंतर मंतर के नाम से हम जानते हैं। इन्हें दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में बनवाया गया। अंबेर के शासक सवाई जय सिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया। Commonly known as Jantar Mantar, these observatories had various instruments to study heavenly bodies. जंतर मंतर के नाम से विख्यात इन वेधशालाओं में खगोलीय पिंडों के अध्ययन हेतु कई उपकरण हैं। देखिए, इससे हेवनली बॉडीज जैसे तारों वगैरह की स्टडी कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सीजिंग इंडिपेंडेंस, द सिख, आजादी हासिल करना, सिख। The organization of the Sikh into a political community during the 17th century helped in regional state building in the Punjab. देखिए, सिख एक धार्मिक समूह थे, मगर उस वक्त के पॉलिटिकल एंड सोशल चेंजेस के वजह से उन्हें लगा कि अगर उन्हें उस वक्त के कंडीशंस को सरवाइव करना है तो उन्हें एक पॉलिटिकल कम्युनिटी भी बनना होगा। तो 17th सेंचुरी में सिख पॉलिटिकल कम्युनिटी बन जाएंगे, जिससे एक क्षेत्रीय राज्य पंजाब के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए। इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। Several battles were fought by Guru Gobind Singh against the Rajput and Mughal rulers, both before and after the institution of the Khalsa in 1699. गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व और उसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। After his death in 1708, the Khalsa rose in revolt against the Mughal authority under बंदा बहादुर लीडरशिप। देखिए, 1708 में श्री गुरु गोविंद जी के मृत्यु के पश्चात खालसा की लीडरशिप बंदा बहादुर जी ने संभाली और मुगलों के खिलाफ इन्होंने बहुत सारे विद्रोह किए। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किए। They declared their sovereign rule by striking coins in the name of Guru Nanak and Guru Gobind Singh and established their own administration between the Satluj and the Jamuna. देखिए, उन्होंने बाबा गुरु नानक जी और गुरु गोविंद सिंह जी के नाम के कॉइन्स मिंट किए। खुद के कॉइन्स मिंट करने का मतलब है कि हमारा सोवरेन रूल है, हम अपनी करेंसी खुद इशू कर रहे हैं। और सतलज और यमुना के एक बड़े क्षेत्र पर उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया। सतलज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। बंदा बहादुर वॉज कैप्चर्ड इन 1715 एंड एग्जीक्यूटेड इन 1716। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और उसे 1716 में मार दिया गया। अंडर अ नंबर ऑफ एबल लीडर्स इन द 18th century, the Sikh organized themselves into a number of bands called Jathas and later on Misl. देखिए, 18th सेंचुरी में सिख कम्युनिटी को योग्य लीडर्स मिले, जिन्होंने खुद को बैंड में ऑर्गेनाइज किया, जिनका नाम था जथास और बाद में इनका नाम हुआ मिस्ल। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। Their combined forces were known as the Grand Army, दल खालसा। देखिए, इन मिसलों को जोड़ के
ग्रैंड आर्मी बनाई गई जिसका नाम था दल खालसा। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। The entire body used to meet at Amritsar at the time of Baisakhi and Diwali to take collective decisions known as resolutions of the Guru, गुरमत्तास। देखिए, दल खालसा बैसाखी और दिवाली के समय अमृतसर में मिलते थे और वे किसी विषय पर कलेक्टिव डिसीजन सामूहिक निर्णय लेते थे जिन्हें गुरमत्ता कहा गया और जिसका मतलब था रिजोल्यूशन ऑफ द गुरुज, मतलब गुरु के प्रस्ताव। उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिन्हें गुरुमत्ता, गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। A system called Rakhi was introduced, offering protection to cultivators on the payment of a tax of 20% of the produce। देखिए, इन्होंने राखी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसमें किसानों को अपनी उपज का 20% टैक्स के रूप में देना पड़ता था, जिसके बदले किसानों को संरक्षण प्रोवाइड करवाया जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। गुरु गोविंद सिंह हैड इंस्पायर्ड द खालसा विद द बिलीफ दैट देयर डेस्टिनी वाज टू रूल, राज करेगा खालसा। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा को प्रेरित किया था और नारा दिया था राज करेगा खालसा। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था कि शासन उनके भाग्य में है, राज करेगा खालसा। Their well-knit organization enabled them to put up a successful resistance to the Mughal governors first, and then to Ahmad Shah Abdali, who had seized the rich provinces of Punjab and the Sarkar of Sirhind from the Mughals। देखिए, खालसा इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन था कि वे मुगल सूबेदारों के खिलाफ विरोध कर सके और फिर अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सके। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया था। The Khalsa declared their sovereign rule by striking their own coin again in 1765। 1765 में फिर से कॉइन्स मिंट करके उन्होंने अपने सोवरेन रूल की घोषणा की। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की। Significantly, this coin bore the same inscription as the one on the orders issued by the Khalsa in the time of बंदा बहादुर। देखिए, बंदा बहादुर जी के समय खालसा में जो ऑर्डर्स पाए जाते थे वही ऑर्डर्स उन कॉइन्स पे इंस्क्राइब थे। ये महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदेशों में पाए जाते थे। The Sikh territories in the late 18th century extended from the Indus to the Jamuna, but they were divided under different rulers। देखिए, 18th सेंचुरी में सिख टेरिटरी इंदस से यमुना तक फैले हुए थे विभिन्न शासकों के नेतृत्व में। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे, यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे। One of them, Maharaja Ranjit Singh, reunited these groups and established his capital at Lahore in 1799। देखिए, 1799 में महाराजा रंजीत सिंह जी ने इन सभी सिख समूहों को यूनाइट किया और लाहौर में अपनी राजधानी बनाई। इनमें से एक शासक महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। अब हम लोग पढ़ेंगे मराठास के बारे में। दी मराठास, मराठा। दी मराठा किंगडम was another powerful regional kingdom to arise out of a sustained opposition to मुगल रूल। देखिए, मराठा राज्य मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ और एक पावरफुल रीजनल किंगडम था, शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था। मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। शिवाजी carved out a stable kingdom with the support of powerful warrior families, देशमुख्स। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज ने देशमुख जैसे पावरफुल वॉरियर फैमिलीज के सपोर्ट से एक स्टेबल किंगडम की नींव रखी। शिवाजी ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की। ग्रुप्स ऑफ हाईली मोबाइल पीजेंट पैस्टोरलिस्ट्स, कुनबीस,
प्रोवाइडेड द बैकबोन ऑफ द मराठा आर्मी। देखिए, मराठा आर्मी में कुणबी थे। कुणबी पीजेंट पैस्टोरलिस्ट थे, मतलब कृषक पशुचारक थे। अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक कुणबी मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। शिवाजी यूज्ड दीज फोर्सेस टू चैलेंज द मुगल्स इन दी पेनिनसुला। देखिए, कुणबी का प्रयोग करके छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ जंग छेड़ दी। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया। After Shivaji's death, the effective power in the Maratha state was wielded by a family of Chitpavan Brahmins who served Shivaji's successors as Peshwa और प्रिंसिपल मिनिस्टर। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठा स्टेट का पावर चित्पावन ब्राह्मण्स के परिवार के हाथ में जाएगा, जो शिवाजी के सक्सेसर्स के शासनकाल में उनके प्रिंसिपल मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते थे। उन्हें पेशवा कहा जाता था। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। पूना बिकेम द कैपिटल ऑफ द मराठा किंगडम। पुणे मराठा राज्य की राजधानी बन गया। अंडर द पेशवाज द मराठास डेवलप्ड अ वेरी सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, पेशवा के लीडरशिप में मराठा एक अत्यंत सफल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन विकसित कर सके। पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया। Their success lay in bypassing the fortified areas of the Mughals by raiding cities and by engaging Mughal armies in areas where their supply lines and reinforcements could be easily disturbed। देखिए, मराठों के सक्सेस के पीछे रीजन था उनके प्लानिंग का। वे अटैक बहुत प्लानिंग के साथ करते थे। वे मुगलों के फोर्टिफाइड एरियाज मतलब कि किलेबंद इलाकों के साइड से बगल से निकल जाते थे और नगरों और कस्बों पर हमला बोलते थे। फिर मुगल जब लड़ने के लिए आते थे तो मराठा उनसे ऐसे एरियाज पे लड़ते थे जहां पे मुगल्स के सप्लाई लाइंस और रीइंफोर्समेंट्स को काट सके। उनकी सफलता का रहस्य ये था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। बिटवीन 1720 एंड 1761 द मराठा एम्पायर एक्सपैंडेड। 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ। 1761 में ही आपका थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होगा। इट ग्रेजुअली चिप्ड अवे एट द ऑथोरिटी ऑफ द मुगल एम्पायर। देखिए, मराठा एम्पायर का विकास जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे मुगल साम्राज्य को उतना ही क्षति पहुंचते जाएगा। उसने शनय शनय और काफी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। मालवा एंड गुजरात वेयर सीज्ड फ्रॉम द मुगल्स बाय द 1720s। देखिए, 1720s तक मालवा और गुजरात के क्षेत्र का नियंत्रण मराठास के पास में होगा। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए। बाय द 1730s द मराठा किंग वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द ओवरलॉर्ड ऑफ द एंटायर डेक्कन पेनिनसुला। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई। He possessed the right to levy चौथ एंड सरदेशमुखी इन द एंटायर रीजन। साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया। इन दोनों को अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब हम लोग चौथ के बारे में पढ़ेंगे। चौथ 25% ऑफ द लैंड रेवेन्यू क्लेम्ड बाय जमींदार्स। जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25%। देखिए, एक क्षेत्र में जितना भी लैंड रेवेन्यू जमींदार इकट्ठा कर रहा है उसका 25% टैक्स मराठा लेंगे। इसको चौथ कहा गया। इन द डेक्कन दिस वॉज कलेक्टेड बाय द मराठास। दक्कन में इनको मराठा वसूलते थे। अब सरदेशमुखी को हम लोग समझते हैं। 9 to 10% ऑफ द लैंड रेवेन्यू पेड टू द हेड रेवेन्यू कलेक्टर इन द डेक्कन। देखिए, 9 से 10% लैंड रेवेन्यू डेक्कन के हेड रेवेन्यू कलेक्टर को दिया जाता था। इसे सरदेशमुखी कहा जाता है। दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10% हिस्सा। After raiding Delhi in 1737, the frontiers of Maratha domination expanded rapidly.
into Rajasthan and the Punjab in the north, into Bengal and Odisha in the east, and into Karnataka and the Tamil and Telugu countries in the south. 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों तक फैल गई। These were not formally included in the Maratha Empire, but were made to pay tribute as a way of accepting Maratha sovereignty. देखिए, इन क्षेत्रों को फॉर्मली मराठा साम्राज्य में इंक्लूड नहीं किया गया, बट इनसे टाइम टू टाइम ट्रिब्यूट्स लिए गए मराठा सॉवरेनिटी को स्वीकार करने के रूप में। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी। एक्सपेंशन ब्रॉट इनॉर्मस रिसोर्सेस बट इट केम एट ए प्राइस। देखिए, मराठा ने जो एक्सपेंशन किया था, विस्तार किया था, इससे उनके पास बहुत रिसोर्सेज आए, संसाधन आए, लेकिन इसके वजह से जिन क्षेत्रों में मराठास ने एक्सपेंशन किया था, उन क्षेत्रों के शासक मराठास के तरफ होस्टाइल हो गए। साम्राज्य के इस विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया, मगर उसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। These military campaigns also made other rulers hostile towards the मराठास। देखिए, मराठास ने जो मिलिट्री कैंपेन्स किए, सैन्य अभियान किए, उसके वजह से दूसरे क्षेत्रों के शासक नाराज हो गए। मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। As a result, they were not inclined to support the Marathas during the Third Battle of Panipat in 1761। देखिए, जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ 1761 में मराठास और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, तो कोई भी शासक मराठास को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं था। परिणाम स्वरूप मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली। Alongside endless military campaigns, the Marathas developed an effective administrative system as well। अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की। Once conquest had been completed and Maratha rule was secure, revenue demands were gradually introduced, taking local conditions into account। जब किसी क्षेत्र पर मराठास जीत जाते थे और वहां पे मराठा रूल स्टैब्लिश हो जाता था, तो फिर उस पूरे क्षेत्र के लोकल कंडीशन को वो लोग देखते थे, फिर वहां की स्टडी करते थे, ये भी देखते थे कि वहां पे कितना रेवेन्यू कलेक्ट होता है, और फिर इन सबको ध्यान में रखते हुए उस क्षेत्र में रेवेन्यू डिमांड रखते थे। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था और मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था, तो वहां स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई। एग्रीकल्चर वॉज एनकरेज्ड एंड ट्रेड रिवाइव्ड। देखिए, कृषि और व्यापार को प्रोत्साहित किया गया था। कृषि को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। दिस अलाउड मराठा चीफ्स, सरदार्स लाइक सिंधिया ऑफ ग्वालियर, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा एंड भोसले ऑफ नागपुर द रिसोर्सेज टू रेज पावरफुल आर्मीज। देखिए, मराठा चीफ्स जैसे सिंधिया ऑफ ग्वालियर हो गए, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा हो गए और भोसले ऑफ नागपुर हो गए, इन सरदारों ने कृषि को, एग्रीकल्चर को बहुत सपोर्ट किया, जिस वजह से एग्रीकल्चर बहुत फ्लरिश हुई और इस वजह से इनके पास बहुत रिसोर्सेज आए, जिससे ये चीफ, ये सरदार अपनी बहुत बड़ी पावरफुल आर्मी बना सके। इससे सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। Maratha campaigns into Malwa in the 1720s did not challenge the growth and prosperity of the cities in the region। देखिए, जिन क्षेत्रों में भी मराठास ने सैन्य अभियान किए, उन क्षेत्रों की ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। एक इलाके की जो इंपॉर्टेंस थी, चाहे वो इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चर के टर्म्स में हो, या फिर वो इंपॉर्टेंस ट्रेड के टर्म्स में हो, या फिर वो इंपॉर्टेंस उस क्षेत्र के आर्किटेक्चर एंड क्राफ्ट के टर्म्स में हो, वो इंपॉर्टेंस नहीं खत्म हुई मराठास के मिलिट्री कैंपेन करने की वजह से। जिन क्षेत्रों में भी मराठास गए और उन क्षेत्रों को जीत लिया, वहां से बस ये टैक्स या ट्रिब्यूट की डिमांड करते थे, उन क्षेत्रों के एस्टैब्लिश्ड सिस्टम को खराब नहीं करते थे। 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास व समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन एक्सपेंडेड अंडर सिंधियाज पैट्रोनेज एंड इंदौर अंडर होलकर्स। देखिए, सिंधिया के पैट्रोनेज संरक्षण में उज्जैन और होलकर के अंडर में इंदौर की बहुत तेजी से ग्रोथ हुई।
उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। बाई ऑल अकाउंट्स दीज सिटीज वेयर लार्ज एंड प्रॉस्परस एंड फंक्शनड एज इंपॉर्टेंट कमर्शियल एंड कल्चरल सेंटर्स। देखिए, इन सिटीज में बहुत ग्रोथ हुआ और ये सिटीज इंपॉर्टेंट कमर्शियल और कल्चरल सेंटर्स के रूप में, मतलब कि वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धशाली थे और वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। न्यू ट्रेड रूट्स इमर्ज्ड विद इन द एरियाज कंट्रोल्ड बाय द मराठास। देखिए, मराठास जिन नए क्षेत्रों पे कंट्रोल करते थे, वहां से नए ट्रेड रूट्स, व्यापारिक मार्ग की खोज की जाती थी। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। This silk produced in the Chanderi region now found a new outlet in Pune, the मराठा कैपिटल। देखिए, चंदेरी में सिल्क प्रोड्यूस होता था, अब इसको मराठास के कैपिटल पुणे में मार्केट मिला, मतलब अब ये सिल्क पुणे में भी आके बिकेगा। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। बुरहानपुर, which had earlier participated in the trade between Agra and Surat, now expanded its hinterland to include Pune and Nagpur in the south and Lucknow and Allahabad in the east। देखिए, आगरा और सूरत के बीच जो ट्रेड होता था, वो बुरहानपुर के थ्रू होता था। अब वो ट्रेड एक्सपैंड होके पुणे नागपुर भी आ गया और लखनऊ इलाहाबाद भी आ गया। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की धुरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब उसने अपने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर को तथा पूर्व में लखनऊ तथा इलाहाबाद को भी शामिल कर लिया था। Towards the end of the 17th century, a powerful state started emerging in the Deccan under the leadership of Shivaji, which finally led to the establishment of the Maratha state। देखिए, 17th सेंचुरी के एंड में डेक्कन में छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में एक पावरफुल स्टेट, एक शक्तिशाली राज्य का उदय हुआ, जिससे मराठा स्टेट, मराठा राज्य की स्थापना हुई। 17वीं सदी के अंत तक दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य के उदय की शुरुआत हुई, जिससे अंततः एक मराठा राज्य की स्थापना हुई। शिवाजी वॉज बोर्न टू शाहजी एंड जीजाबाई एट शिवनेरी इन 1630। शिवाजी का जन्म 1630 में शिवनेरी में शाहजी और जीजाबाई के यहाँ हुआ था। अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज मदर एंड हिज गार्जियन दादा कोंडदेव, शिवाजी embarked on a career of conquest at a young age। अपनी माता और अभिभावक दादा कोंडदेव के मार्गनिर्देशन में शिवाजी कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़े। The occupation of Javli made him the undisputed leader of the Mawala Highlands, which paved the way for further expansion। देखिए, जावली को जब ऑक्युपाई कर लिया गया, तो छत्रपति शिवाजी महाराज मवाला हाईलैंड्स के अनडिस्प्यूटेड लीडर बने और आगे एक्सपेंशन, विस्तार का रास्ता तैयार हुआ। जावली पर कब्जे ने उन्हें मवाला पठारों का अविवादित मुखिया बना दिया, जिसने उनके क्षेत्र विस्तार का पथ प्रशस्त किया। His exploits against the forces of बीजापुर and the मुगल्स made him a legendary figure। देखिए, बीजापुर और मुगल्स के खिलाफ उन्होंने जो सैन्य अभियान किए, इससे वे एक लेजेंडरी फिगर बन गए, मतलब विख्यात व्यक्तित्व बन गए। बीजापुर और मुगलों के खिलाफ उनके कारनामों ने उन्हें विख्यात व्यक्तित्व बना दिया। He often resorted to guerrilla warfare against his opponents। वे अपने विरोधियों के खिलाफ प्रायः गुरिल्ला युद्ध कला का प्रयोग करते थे। By introducing an efficient administrative system supported by a revenue collection method based on Chauth and Sardeshmukhi, he laid the foundations of a strong Maratha state। चौथ और सरदेशमुखी पर आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली की सहायता से उन्होंने एक मजबूत मराठा राज्य की नींव रखी। देखिए, हम लोगों ने चौथ और सरदेशमुखी को पिछले स्लाइड्स में समझ लिया है, तो अब आगे चलते हैं। बाजीराव वन, ऑल्सो नोन एज बाजीराव बल्लाल, was the son of पेशवा बालाजी विश्वनाथ। बाजीराव प्रथम, जो बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाने जाते हैं, पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। He was a great Maratha general who is credited to have expanded the Maratha kingdom beyond the Vindhyas and is known for his military campaigns against Malwa, बुंदेलखंड, गुजरात एंड पोर्चुगीज। देखिए, वे एक महान मराठा सेनापति थे, जिनको विंध्यास के पार मराठा किंगडम के एक्सपेंशन का श्रेय दिया जाता है। फिर मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात और पोर्चुगीज के खिलाफ
सैन्य अभियानों के लिए भी वे जाने जाते हैं। वो एक महान मराठा सेनापति थे। उन्हें विंध्य के पार मराठा राज्य के विस्तार का श्रेय प्राप्त है तथा वे मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात और पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए भी जाने जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जाट के बारे में। दी जाट्स, like the other states, the Jats consolidated their power during the late 17th and 18th centuries. देखिए, दूसरे राज्यों की ही तरह लेट 17th 18th सेंचुरी में जाट ने भी अपने पावर को, सत्ता को कंसोलिडेट किया। अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दियों में अपनी सत्ता सुदृढ़ की। अंडर देयर लीडर चूरामन, they acquired control over territories situated to the west of the city of Delhi. देखिए, अपने लीडर चूरामन जी के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया। By the 1680s, they had begun dominating the region between two imperial cities of Delhi and Agra. देखिए, 1680 आते आते इनका दिल्ली और आगरा सिटीज के बीच के क्षेत्रों पर डोमिनेशन स्थापित हो गया। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच के क्षेत्र पर होना शुरू हो गया। फॉर अ वाइल दे बिकेम द वर्चुअल कस्टोडियंस ऑफ द सिटी ऑफ आगरा। कुछ समय के लिए आगरा सिटी के कस्टोडियन, अभिरक्षक जाट थे। वस्तुतः कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक ही बन गए। The Jats were prosperous agriculturists, and towns like Panipat and Ballabgarh became important trading centers in the areas dominated by them. देखिए, जाट प्रॉस्परस एग्रीकल्चरिस्ट थे, मतलब समृद्ध कृषक थे, और पानीपत और बल्लभगढ़ जैसे शहर बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर, व्यापारिक केंद्र बने। जाट समृद्ध कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। अंडर सूरजमल, द किंगडम ऑफ भरतपुर इमर्ज्ड एज ए स्ट्रॉन्ग स्टेट। देखिए, सूरजमल जी के शासनकाल में भरतपुर किंगडम एक पावरफुल स्टेट के रूप में उभरा। सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। When Nadir Shah sacked Delhi in 1739, many of the city's notables took refuge here. देखिए, जब 1739 में नादिर शाह दिल्ली पर हमला करता है, तो दिल्ली के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, उन्होंने भरतपुर में शरण ली थी। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा, तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। His son Jawahir Shah had 30,000 troops of his own and hired another 20,000 Maratha and 15,000 Sikh troops to fight the Mughals. देखिए, सूरजमल के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 ट्रूप्स खुद के थे और इन्होंने 20,000 मराठास और 15,000 सिख को इकट्ठा किया था टू फाइट अगेंस्ट मुगल। जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठाओं से लिए, 15,000 सैनिक सिखों से लिए और इन सबके बलबूते पर वो मुगलों से लड़ा। While the Bharatpur fort was built in a fairly traditional style, at Dig, the Jats built an elaborate garden palace combining styles seen at Amber and Agra. देखिए, भरतपुर फोर्ट ट्रेडिशनल स्टाइल में बनवाया गया था, लेकिन दिग नाम की जगह में इलाबोरेट गार्डन्स बनाए गए थे, जहां का आर्किटेक्चर अम्बेर और आगरा से इंस्पायर होके बनाया गया था। जहां भरतपुर का किला काफी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया, वहीं दिग में जाटों ने अम्बेर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। इट्स बिल्डिंग्स वेयर मॉडल्ड ऑन आर्किटेक्चरल फॉर्म्स फर्स्ट एसोसिएटेड विद रॉयल्टी अंडर शाहजहां। देखिए, शाहजहां के टाइम पे जिस तरह का आर्किटेक्चरल फॉर्म्स देखा गया है, वैसा ही आर्किटेक्चर जाटों द्वारा बनवाई गई बिल्डिंग्स में देखने को मिलता है। शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया था, दिग की इमारतें उन्हीं रूपों के नमूनों पर बनाई गई थी। The power of the Jats reached its zenith under Surajmal, who consolidated the Jat state at Bharatpur in present-day Rajasthan during 1756 to 1763. जाटों की शक्ति सूरजमल के समय पराकाष्ठा पर पहुंची, जिन्होंने 1756 से 1763 के दौरान भरतपुर जाट राज्य को
संगठित किया। The areas under the political control of Surajmal broadly included parts of modern eastern Rajasthan, southern Haryana, western उत्तर प्रदेश एंड दिल्ली। देखिए, सूरजमल जी के पॉलिटिकल कंट्रोल में ईस्टर्न राजस्थान, साउदर्न हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और दिल्ली के क्षेत्र शामिल थे। सूरजमल के राजनीतिक नियंत्रण में जो क्षेत्र शामिल थे, उसमें आधुनिक पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल थे। Surajmal built a number of forts and palaces, and the famous Lohagarh fort in Bharatpur is regarded as one of the strongest forts built in this region। देखिए, सूरजमल जी के द्वारा बहुत सारे फोर्ट्स और पैलेसेस बनवाए गए हैं। भरतपुर का लोहागढ़ फोर्ट सूरजमल द्वारा बनवाया गया सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट में से एक है। सूरजमल ने कई किले और महल बनवाए, जिनमें भरतपुर का प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला इस क्षेत्र में बने सबसे मजबूत किलों में से एक था। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है और इसी के साथ हम लोग का क्लास 7 हिस्ट्री भी कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।